नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज मैं आपको अपने एक कोल्ड चेन पॉइंट पर लेकर चलूँगा और हम वहाँ पर आज कुछ मेंटेनेंस का कार्य भी करेंगे। दोस्तों हम वहाँ पर एक आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि उसे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर क्यों कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों वैक्सीनेशन में हम इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं और वो क्यों करते हैं वो बातें भी मैं आपको बताऊंगा। और जैसे आपने आइसक्रीम वाले रेफ्रिजरेटर देखे हैं उनमें और इनमें भी कुछ समानता होती है, ये सभी बातें हम वीडियो के दौरान करेंगे। दोस्तों यह एक पहाड़ी क्षेत्र है, मैं अभी आपको इसके कुछ नज़ारे दिखाऊंगा। दोस्तों काफ़ी सुंदर लोकेशन है। जो मेरा यह कोल्ड चेन पॉइंट है वो यहीं पर घाटी के ऊपर बना हुआ है और मेरे को यह लोकेशन काफ़ी पसंद है। जब भी बारिश का मौसम होता है तो मैं इधर अवश्य आता हूँ और हर महीने या 2 महीने में मेरा यहाँ पर आना जाना हो ही जाता है। हम कोल्ड चेन पॉइंट पर दोस्तों पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मेरे 4 उपकरण हैं, 2 ILR हैं और 2 डीप फ्रीजर हैं। ILR का इस्तेमाल हम वैक्सीन रखने के लिए करते हैं और डीप फ्रीजर का इस्तेमाल हम आइस पैक्स जमाने के लिए करते हैं, जो कि वैक्सीन कैरियरों में डाले जाते हैं, जो अभी आप सामने देख रहे हैं। हम इसी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करेंगे। मैं आपको इसे पूरी तरह से खोलकर दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर क्यों कहा जाता है। अभी मैंने इसके ऊपर वाली इस फ्लैप को हटा दिया है। अभी आप जो सामने देख रहे हैं दोस्तों, यह इसका टैंक है और इसके चारों तरफ 2 सफ़ेद सफ़ेद बॉर्डर बना हुआ है, ये इसके आइस पैक वाले थर्मोकोल हैं। मैं अभी इनको बाहर निकालूंगा। अकेला होने की वजह से थोड़ा सा आपको व्यवधान आ सकता है, कृपया एडजस्ट कर लीजिएगा। 2 थर्मोकोल को मैंने बाहर निकाल दिया है और आप यह गैप देखिए, एपरेटर कोयल इसके पीछे है और इसके इधर में यह टैंक है और इन दोनों के बीच में यह एक आइस पैक की दीवार होती है जिसके अंदर पानी भरा होता है, ताकि हमारा इस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का जो होल्ड ओवर टाइम है, यानी कि लाइट जाने के बाद भी यह 2 से 8 के बीच में तापमान को मेंटेन करके रखता है। अभी आप जो यह देख रहे हैं आइस पैक, ये देखिए आप ऊपर से खाली हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का बैकअप टाइम कम हो गया है और मैं अभी आपको इसे बाहर निकाल कर दिखाऊंगा। यही वो आइस पैक होते हैं जो हमारी एपरेटर कोयल और हमारे इस टैंक के मध्य होते हैं। जो इसके अंदर पानी भरा होता है वो एपरेटर कोयल से सीधा टच होने की वजह से ठंडा हो जाता है और उससे लाइट जाने के बाद भी बैकअप टाइम बढ़ जाता है। आप देखिए ये लगभग खाली हो चुके हैं। जो ऊपर वाली पूरी सतह है, 4 आइस पैक हैं, ये लगभग खाली हो चुके हैं। जब भी आप किसी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करें तो उसके आइस पैकों में पानी अवश्य चेक कर लें, क्योंकि यह समस्या काफ़ी आइसलैंड रेफ्रिजरेटरों में आती है। इसलिए आप जब भी इस टाइप के किसी फ्रिज को रिपेयर करें तो अगर उसमें आइस पैक हैं तो उनका जो अंदर पानी है उसका लेवल अवश्य चेक करें, क्योंकि ये पानी धीरे धीरे से रिस जाता है। काफ़ी सालों के बाद, यानी कि 5 साल 6 साल के बाद ये पानी कम हो जाता है। देखिए यह बिल्कुल खाली है, पूरी तरह से यह आइस पैक खाली है और ऊपर के पूरे 4 आइस पैक पूरी तरह से खाली चुके हैं, लेकिन उससे नीचे वालों में पानी है। इसलिए हम जो ऊपर वाले आइस पैक हैं इनमें पानी को भरेंगे ताकि हमारे इस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का बैकअप टाइम पूरा हो सके। क्योंकि दोस्तों यही वो एक एडवांटेज है इस रेफ्रिजरेटर में और यही इससे खास बनाती है। आपने भी देखा होगा कि जो आइसक्रीम वाले रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर भी ग्लाइकोल भरा होता है और उसमें भी यही टेक्निक अपनाई जाती है ताकि उसका होल्ड ओवर टाइम बढ़ सके। लाइट जाने के बाद भी लगभग इसका जो तापमान है वो 2 से 8 के बीच में रहता है, लगभग 15 घंटे 43 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद भी। लेकिन शर्त वही है कि बार बार इसके डोर को ना खोला जाए, तभी इसका बैकअप टाइम पूरा आपको मिल पाएगा। अब हम इसमें पानी को भरेंगे और दोबारा से फिर इसे ऐसे ही एडजस्ट करने के बाद इन थर्मोकोल को वैसे ही लगा देंगे। इसमें मैंने पानी को फिल कर दिया है। पानी हमें इतना ही फिल करना जितना आप इसमें देख रहे हैं, इससे ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, नहीं तो कई बार इनमें बर्फ़ जम जाने से ये फूल जाते हैं और उससे ये फट भी जाते हैं। आप एक बार जो पानी बाहर की तरफ लगा है उसे किसी कपड़े से पोंछ दें और फिर ऐसे ही ये प्लास्टिक सीट इसके ऊपर लगा दें। अभी भी इसमें काफ़ी मजबूती है, अगर फिर भी थोड़ा सा ये ना चिपके तो आप इस पर दूसरी टेप, जैसा मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये आप इसे किनारों पर लगा सकते हैं। आइस पैक में पानी भरने के लिए आपको इनके ऊपर जो ये ढक्कन लगे हुए हैं इन्हें निकालना है। इनमें आपको एक समस्या आ सकती है, जैसे भी आप ढक्कन को खोलने की कोशिश करेंगे ये नहीं खुलेगा, ये फरी हो जाता है। इसलिए आप इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचकर ही खोलें। इसमें आपको ऊपर वाला ढक्कन खोलने के बाद आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसे खोल सकते हैं और इसमें एक रबर कोक लगी हुई है, उसे निकालकर आप इसमें पानी फिल कर दीजिए। पानी आपको उतना ही फिल करना है जितना मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ और पानी फिल करने के बाद आप इन्हें ऐसे ही इस कोक को लगा दीजिए और फिर
इस ढक्कन को भी बंद कर दीजिए। और इसके ऊपर वो कैप है वो फरी हो जाती है, इसलिए आप उसको इसके ऊपर से लगाकर इसे पुश कर दीजिए ताकि ये पूरी तरह से बैठ जाए। अगर आप इसे पूरी तरह से नहीं बैठाएंगे तो ये आपके इस खांचे में आने में प्रॉब्लम करेगा, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो थर्मोकोल की जो पैकिंग है वो पूरी है, इसलिए हमें इसे ख़राब नहीं करना है और ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पूरे आइस पैक में हम पानी डालने के बाद फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगा। हमने चारों आइस पैक में पानी डाल दिया है। देखिए मैंने उसको ऊपर से भी कवर कर दिया है उस टेप से। अब देखिए ये दूसरा सेट है मेरे आइस पैक का। इसमें 4 सेट होते हैं आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। ये चारों में से ये दोनों बड़े वाले हैं। और देखिए दूसरे का भी हाल वही है, लगभग उनका पानी ख़त्म हो चुका है। हाँ, जो नीचे वाली लाइन है उसका पानी अभी बरकरार है, इसलिए मैं इसमें भी पानी डालूँगा। इनमें भी पानी पूरी तरह से फिल हो चुका है। अब इन्हें भी आपको कपड़े से पोंछना है और फिर इसको वैसे ही टेप कर देना है जैसे हमने इसकी टेप को खोला था। अगर टेप ना चिपके तो आप, जैसा मैंने आपको टेप पीछे वाले क्लिप में दिखाया था, वैसा टेप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको इसे अच्छी तरह से चिपकेना है ताकि थर्मोकोल डालते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। आइस पैक फिल करने वाला मेरा काम लगभग हो चुका है। अब मैं इसके माइक्रो प्रोसेसर को रिपेयर करूंगा। उसके लिए मेरे को आगे वाला यह हिस्सा खोलना होगा और मैं आपको इसमें Sub-Zero 7569 को हम इसके अंदर लगाएंगे। उसकी सभी वायरिंग, उसके जो कनेक्शन होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कहाँ पर फेस आपको देना है, कहाँ पर न्यूट्रल आपको देनी है, ये सभी बातें मैं आपको वीडियो के दौरान बताता चलूँगा। ध्यान से आप वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से सुनते रहिएगा। जब भी आप किसी भी डिफ्यूजर में या आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करें तो आप कोशिश कीजिए 7569 मॉडल ही इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों इसकी जो रिले होती है वो इसकी 20 एम्पेयर तक के लोड को वहन कर सकती है। मैं आपको इसकी सभी वायरिंग बताऊंगा आगे आने वाले क्लिप में, ध्यान से आप उनको देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले मेरे को इसका सेंसर उस जगह लगाना होगा जहां इसका पुराना सेंसर लगा हुआ था। आप जब भी कोई भी माइक्रो प्रोसेसर नया लगाएं तो उसके साथ हमेशा उसके साथ आया हुआ सेंसर ज़रूर लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कई बार क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर तो नया हो जाता है और सेंसर पुराना होता है, जिससे उनकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो पाती और हमारा माइक्रो प्रोसेसर पूरी तरह से काम नहीं करता और सही तरह से काम नहीं करता। इसलिए आप यह गलती ना दोहराएं। जब भी आप माइक्रो प्रोसेसर नया लगाएं तो उसके साथ आया हुआ सेंसर ही उसके अंदर लगाएं, यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। सेंसर को भी उसी जगह लगाएं जहां कंपनी ने लगाया हुआ है, क्योंकि उनका एक मापदंड होता है, उनकी एक मैपिंग होती है या आप ऐसे कह सकते हैं कैलकुलेशन होती है। उसी के हिसाब से हमें सेंसर उसी जगह लगाना है जहां से हमने सेंसर को निकाला था। दोस्तों एक ध्यान रखने वाली बात यह है, जो आप देख रहे हैं सुराख को बंद कर दें जैसे अभी मैंने किया हुआ है, नहीं तो यहाँ से पानी जाकर सीधा आपके माइक्रो प्रोसेसर में चला जाएगा और आपका माइक्रो प्रोसेसर ख़राब हो जाएगा। दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इस सेंसर की वायर में कोई अन्य वायर नहीं जोड़नी है, इसलिए यह आपको हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है सेंसर की और माइक्रो प्रोसेसर की वो मिसमैच हो जाती है। अब हमने टैंक को दोबारा से लगा दिया है। 2 आमने सामने के थर्मोकोल हमने फिट कर दिए हैं और बिल्कुल इनको आसानी से आमने सामने के ही फिट करें, पहले बड़े वाले और फिर साइडों वाले करें, जिससे आपको इन्हें फिट करने में आसानी होगी। और आपको यह कार्य ध्यान से करना है क्योंकि इसका जो टैंक है वो काफ़ी नुकीला है। तो दोस्तों अब ध्यान से देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा। मैं अभी आपको इसके कनेक्शन बता रहा हूँ। जो आप 1 नंबर देख रहे हैं, हमें यहाँ पर फेस को देना है और उसके बाद वाला पॉइंट खाली है। 1 नंबर पर फेस देना, दूसरा पॉइंट खाली है, यहाँ पर कोई भी वायर नहीं आएगी, कोई भी थिम्बल यहाँ नहीं है। 3 नंबर पर हमें न्यूट्रल देनी है, यह ध्यान रखिएगा। और जो 4 और 5 है इस पर हमें प्रोब के कनेक्शन करने हैं। जब भी आप किसी भी माइक्रो प्रोसेसर कनेक्शन करें तो सबसे पहले प्रोब के कनेक्शन ही कर दें, ताकि उसमें हमें गलती से कोई अन्य वायर ना डाल दें। उसके बाद हमें C वाले पॉइंट पर एक फेस देना है। वो फेस आप या तो स्विच से ले सकते हैं, जैसा हमारे इस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। अगर यहाँ से ना उपलब्ध हो तो आप यह फेस आपके 1 वाले पॉइंट पर से ले सकते हैं, जहाँ पर हमने फेस दिया था शुरू में। और जो NO वाला पॉइंट है, इससे हमारे कंप्रेसर को वायर जाएगी जो उसकी रिले पर जाती है। C वाले पॉइंट पर फेस देना है और NA वाले पॉइंट को हमें रिले को सप्लाई देनी है। तो दोस्तों यह बिल्कुल आसान कनेक्शन है Sub-Zero 7569 के, और हमेशा मैं इसी को इस्तेमाल करता हूं ताकि इसका जो रिले है वो 20 एम्पेयर का है, वो जल्दी से ख़राब नहीं होता। यह आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपके काम आने वाली बात है।
आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को हमने ऑन कर दिया है। अभी स्टैंड बाय का साइन दिखा रहा है। इसको चलने में अभी 2 या 3 मिनट लगेंगी। अभी मैंने इसके तापमान को चेक किया है जो 3 पर सेट है। इसे मैं 4 पर सेट करूँगा क्योंकि मैं इसको 4 पर ही सेट करता हूँ लगभग। अगर लाइट की समस्या है तो आप इसे 2 पर या 3 पर कर सकते हैं। अगर आपको यह देखना है कि आपका सेंसर सही से सेंस कर पा रहा है तो उसके लिए आप अपने कोल्ड चेन पॉइंट पर लगे मॉडेम में S2 वाले पैरामीटर को देख सकते हैं। वहाँ का जो तापमान था वो 32.8 था और जो मेरे माइक्रोप्रेस का तापमान है वो 32 है, इसलिए यह लगभग सही काम कर रहा है। अब हम कंप्रेसर वाले सेक्शन को साफ़ करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी बुरा हाल है। जब भी आप किसी रेफ्रिजरेटर को देखें या आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को देखें तो उसका जो कंप्रेसर वाला जो एरिया है दोस्तों उसे एयर ब्लोअर से अवश्य साफ़ करें, क्योंकि जैसे ही अभी बारिश का मौसम आएगा तो जो यह मिट्टी है यह अपने अंदर नमी को खींच लेगी और इससे हमारी रिले और ओवरलोड ख़राब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और यह और भी नुकसान कर सकता है। हमारी फ़ैन मोटर की ब्लेड पर धूल जम जाती है और नमी जम जाने से उसका वेट भी बढ़ सकता है। इसलिए आपको यह प्रिवेंट मेंटेनेंस करते रहना चाहिए ताकि हमारा जो यह सेक्शन है कंप्रेसर और ये कंपोनेंट वाला ये पूरी तरह से साफ़ रहे और नमी रहित रहे। इसके लिए हम एयर ब्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, चाहे आप पर्सनली काम करें या फिर कोई भी आप काम करें। रेफ्रिजरेटर या आइसलैंड रेफ्रिजरेटर से संबंधित किसी भी उपकरण पर आपको यह प्रक्रिया अपनानी चाहिए। हमने अपने काम को सफलतापूर्वक दोस्तों कर लिया है। अब मैं वापस अपने उस स्थान पर जा रहा हूँ। हम रास्ते में चलते हुए एक कार्य और करेंगे, मेरे साथ आप बने रहिएगा। आप एक टेक्नीशियन हैं और आप फील्ड में जाते रहते हैं तो आप हमेशा अपने पास पानी की बोतल भी रखते ही होंगे। जहाँ आपको ये लगे कि एक निर्जन स्थान है और यहाँ पर पक्षियों के लिए पानी रखने की जगह बनी हुई है तो आप वहाँ पर पानी अवश्य डालें, क्योंकि गर्मियों में इसकी काफ़ी ज़रूरत हो जाती है। तो दोस्तों मेरी कोशिश थी कि मैं आपको अपने कार्य के बारे में कुछ बता पाऊँ और जब भी आपको लगे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं उन्हें करने से ना कतराएं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरा कोई भी नया वीडियो आप जल्द प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल के आइकन को अवश्य प्रेस करें। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। और अगर आपको किसी टूल के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी लिंक दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप उन्हें वहाँ से खरीद भी सकते हैं और वहाँ उनके बारे में जान भी सकते हैं। धन्यवाद।